महादेव बच्चों, आज के दिन जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे, उसका फार्मूला होता था E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। यही हम फार्मूला फाइंड आउट हमने किया था कि अगर ये कोई चार्ज Q है और R पोजीशन पर कोई पॉइंट P है हवा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला हो जाता था। अगर मीडियम बदल जाए तो ये बदल जाएगा। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। अब हमें इस कंसेप्ट का या इस फार्मूले की अप्रोच लेनी है, इसके बेस पर क्वेश्चंस बताने हैं। तो हार्डली इसके बेस पर दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन वो बनेगा जहां पर फोर्स का कंसेप्ट होगा, मीन्स F बराबर QE का यूज करेंगे। नंबर 2, जहां पर इसके हेल्प से किसी अदर बॉडी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेसिक फार्मूला यही होगा और इसी का एक्सटेंशन किसी अदर बॉडी पर, किसी अदर डिवाइस पर, किसी अदर एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो आज के वीडियो में हम इसी अप्रोच को लेकर चलेंगे कि कैसे इस फार्मूले के हेल्प से, केवल इस फार्मूले के हेल्प से किसी अदर ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मे भी वहाँ पर आपको कैलकुलस का यूज भी देखने को मिलेगा। तो देखो, शुरू में बहुत पहले जब मैं मोशन पढ़ा रहा था, उसके पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कैलकुलस पर। अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। थोड़ी आपकी कैलकुलस की जानकारी ठीक होनी चाहिए। तो ये मान करके शायद आपकी कैलकुलस की जानकारी ठीक होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो देखो बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है और शायद मैं एक ही टॉपिक पर ये क्वेश्चन लूंगा और इतने में वीडियो आज खत्म करना है। ये एक सर्कुलर लूप है, दिस इज सर्कुलर लूप, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस पर टोटल चार्ज मान लो कैपिटल Q है। ये सर्कुलर लूप है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इसकी खुद की रेडियस R है और ये इसका सेंटर है। हमें सेंटर से इसकी एक्सिस पर, ये लाइन एक्सिस कहलाएगी, R पोजीशन पर कोई पॉइंट P है, तो हमें जानना है कि इस रिंग की वजह से, सर्कल की वजह से जिस पर चार्ज Q है और ये जो चार्ज यूनिफॉर्म फैला हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और इस फील्ड को निकालने के लिए उसी बेसिक फार्मूले का हमें यूज करना है जो हमने भी जस्ट आपको बताया है। तो चलो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। सो बेटा, this is circular ring. This ring in the shape of a circle, and this is point P. पोजीशन सेंटर से इसकी R है, इसकी खुद की रेडियस कैपिटल R है और इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। हमें बताना है कि ये रिंग यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी। देखो, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम ये मान ले रहे हैं कि सारा चार्ज पूरे सर्कमफरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी कि इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो लेमडा हो जाएगा कि 2πr डिस्टेंस पर Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर Q/2πr चार्ज होगा। 2πr दूरी पर Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर Q/2πr चार्ज होगा। इसे हमने एक नाम दे दिया लेमडा, या कह दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम एक काम करते हैं, इसके टॉप पर लेने को कहीं ले सकते हैं, हमने टॉप ले लिया। टॉप पर इसकी एक छोटी सी लंबाई ले लिया, dl। dl मीन्स वेरी स्मॉल लेंथ। डेल्टा एल भी लिखते हैं और इसको हम dl भी लिखते हैं।
तो डीएल मीन्स यहाँ टॉप पर हमने इस रिंग की एक छोटी सी लेंथ ले लिया, इस तरह से ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो चार्ज होगा बहुत कम होगा और इस चार्ज को हम जस्ट एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो हम देखें कि इस डीएल लेंथ में जो यहाँ पर हमने लिया है कितना चार्ज होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज है, तो डीएल लेंथ में लेमडा डीएल चार्ज हो जाएगा। ये बहुत छोटा चार्ज है, इसको लिख दिया डी क्यू और मान लिया जस्ट है कि ये पॉइंट चार्ज है। अब अगर ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पर जिसकी वैल्यू इतनी है, तो नेचुरली चलो काम करते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। जहाँ फील्ड निकालनी है जिसको मैंने OP कहा उसको हमने r नहीं कहा, x कहा, क्योंकि हमें एक और r की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं, सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं बस सहूलियत के लिए। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को जिस पर चार्ज dq है और जिसको हमने पॉइंट चार्ज मान लिया। तो अगर इसको पॉइंट चार्ज मान लिया तो ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा करेगा, जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर DE डैश। ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इस डिस्टेंस को R नाम दे दो, इसको मैंने एक नाम दे दिया R। और ये OP, ये चार्ज तो Q हो गया, इसको कोई एक नाम दे दो, A नाम दे दिया। तो A पॉइंट पर DQ चार्ज है, इस चार्ज ने पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया उसी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव हमने लिया है और उसकी वैल्यू को DE डैश मान लिया। अब प्रश्न ये है कि वैल्यू होगी कितनी। इस एंगल को थीटा नाम दे दो। एक काम करो, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। ये पॉइंट P था। तो देखें कि ये DQ चार्ज इस पॉइंट P पर जो DE डैश फील्ड पैदा कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फील्ड की वैल्यू हो जाएगी DE डैश बराबर 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर, DQ बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर हो गई। अब हम चाहें, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, तो अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। यहां पर इस फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक इधर मिलेगा DE डैश कॉस थीटा और एक इधर मिलेगा DE डैश साइन थीटा। तो हमने DQ चार्ज की वजह से R पोजीशन पर पॉइंट P पर फील्ड निकाल दी DE डैश, जिसकी डायरेक्शन इधर हो गई, और इसके दो कंपोनेंट मिल गए DE डैश कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा लिख दूं, DE डैश कॉस थीटा और DE डैश साइन थीटा, और DE डैश इतना हो गया। हम एक काम करते हैं, अगर हम इस पॉइंट A के उल्टा एक पॉइंट B ले लें, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक इसके एग्जैक्ट नीचे डायमेट्रिकली अपोजिट, तो बिल्कुल यहां भी अगर लेंथ DL लेते हैं तो यहां भी जो चार्ज DQ होगा सेम अमाउंट का चार्ज होगा जितना चार्ज यहां पर है। अब ये चार्ज यहां पर जो फील्ड पैदा करेगा उसको मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं ताकि आपको बात बहुत टेढ़ी न लगे, या यूं करो, तो ये चार्ज इस पॉइंट P में लिख दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा उसकी वैल्यू इसके ही बराबर होगी, उसकी वैल्यू इसके ही बराबर होगी। थोड़ा सा मैं इसको और मिटा दूं, DE डैश कॉस थीटा। बेटा जरा बात को समझो, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं कि जितना चार्ज यहां था ठीक उल्टा इसके नीचे डायमेट्रिकली अपोजिट हमने
उतनी ही लेंथ डीएल लिया, तो डीएल लेंथ में जितना यहाँ चार्ज होगा उतना यहाँ चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। जितनी दूरी ये है आर, उतनी दूरी ये भी होगी आर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जिसको नाम दे दिया डीई डबल डैश। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा सिमेट्री से, ये भी थीटा हो जाएगा, सारे थीटा हो जाएंगे। फिर लॉजिकली क्या होगा कि इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डीई डैश कॉस थीटा, डीई डैश साइन थीटा। मैं जरा लिख दे रहा हूँ, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीई डबल डैश कॉस थीटा और डीई डबल डैश साइन थीटा। अब जरा बात को ध्यान से समझो, कैलकुलस की अप्रोच ही नहीं, थोड़ा लॉजिक को भी समझना है। मैं फिर से पूरी बात को जल्दी से रिकैप कर दे रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में सारी बात रहे। ये एक सर्कल है जिस पर क्यू चार्ज मीन्स कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सर्कल का सेंटर है। यहां से एक्स पोजीशन पर, ये पोजीशन एक्स है, ये पोजीशन एक्स है, यहां से एक्स पोजीशन पर ये कोई पॉइंट पी है। हमें इस रिंग की वजह से, या जो उस पर चार्ज कैपिटल क्यू है रिंग पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बतानी थी। और हमें यूज क्या करना था कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो जानते हैं 1/4π/r², इसके अप्रोच से हमें यह सारा काम करना था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ठीक इसके ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले लिया डेल्टा एल, और इसमें बहुत छोटा सा चार्ज हो गया लेमडा डी एल, जिसको हमने डी क्यू कहा, और इसे पॉइंट चार्ज माना। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, और वो फील्ड इधर हो जाएगी डी ई डैश। ठीक इसके नीचे हमने उतना ही चार्ज ले लिया, और इसी पॉइंट पी पर ये दूरी अगर आर है तो ये दूरी आर होगी। फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जिसकी वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी ये आ रही है, बस डायरेक्शन अलग है इसलिए नाम अलग है। इस फील्ड को नाम दे दिया डी ई डैश, इस फील्ड को नाम दे दिया डी ई डबल डैश। अब देखो डी ई डैश की वैल्यू डी ई डबल डैश की वैल्यू के बराबर है। हमने क्या किया, डी ई डैश के दो कंपोनेंट ले लिए। अगर इसको हम एक्स एक्सिस माने, इसे माइनस एक्स माने, इसे वाई माने, इसे माइनस वाई माने, तो डी ई डैश के दो कंपोनेंट हो गए डी ई डैश कॉस थीटा, डी ई डैश साइन थीटा। और इस डी ई डबल डैश के दो कंपोनेंट हो गए डी ई डबल डैश कॉस थीटा और डी डबल डैश साइन थीटा। चूंकि डी ई डबल डैश डी ई डैश के बराबर है और ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा, मीन्स जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कंपोनेंट इसके इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, मिलकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी डी ई डैश कॉस थीटा प्लस डी ई डबल डैश कॉस थीटा हो जाएगी, और डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। तो इन दो पॉइंट चार्ज की वजह से जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, हमें जो नेट फील्ड मिली उसमें सिर्फ इन फील्ड के जो कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग हैं वही ऐड हो रहे हैं, वर्टिकल वाले तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो देखो, अगर रिंग है तो हर पॉइंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा, एक अगर ये रिंग है तो इसका अगर उल्टा एक ये मिला डीएल, तो इसका उल्टा एक ये डीएल मिल जाएगा, इसका उल्टा एक ये डीएल मिल जाएगा। यानी कि हर पॉइंट चार्ज का डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा पॉइंट चार्ज मिल जाएगा, और दोनों चार्जेस जो यहाँ फील्ड पैदा करेंगे, फिर यहाँ वही बात होगी कि उनके जो कंपोनेंट इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के नॉर्मल हैं, वो हमेशा बराबर और उल्टा होंगे। ओनली वही कंपोनेंट ऐड होंगे जो एक्स के अलॉन्ग होंगे। तो जो बात दो पॉइंट चार्ज के लिए सही है वो रिंग के सारे पॉइंट चार्जेस के लिए सही है, क्योंकि हर पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग एक उल्टा उतना ही बड़ा पॉइंट चार्ज मिलेगा, और इसी लॉजिक से उनके फिर दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा एक्स एक्सिस के नॉर्मल। नॉर्मल वाले हमेशा फिर बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ओनली हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होंगे। तो रिजल्ट ये निकला कि इस पूरे रिंग की वजह से जो यहाँ पर टोटल फील्ड निकालनी है एक्सिस के पॉइंट पी पर, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही, जो डी ई डैश कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, उसी को टोटल ऐड कर दें, यही टोटल यहाँ फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी पर पूरे रिंग की वजह से नेट फील्ड निकालने के लिए कोई एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और उसको पूरे रिंग के लिए हमने ऐड किया, मीन्स इंटीग्रेट किया लिमिट के साथ। तो टोटल फील्ड हो जाएगी, टोटल फील्ड को अगर मैं ई कहूँ
तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई डैश कॉस थीटा। अब देखो डी ई डैश क्या है, डी ई डैश है 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और देखो cos थीटा, इसको देखो cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स x बाई आर, तो हो गया x बाई आर। अब नया कुछ नहीं करेंगे बेटा, हमने लिख दिया आर स्क्वायर, आर हो जाएगा आर क्यूब, ये सारे कांस्टेंट है क्योंकि जो कैपिटल आर कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो नेचुरली आर भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1/4πε0 1/4πε0 आर क्यूब x भी हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब बचता इंटीग्रेशन डी क्यू का, तो डी क्यू कुछ नहीं है, हमने डी क्यू को लिखा था लेमडा डीएल, डी क्यू को लिखा था लेमडा डीएल। अब यहां भी ध्यान दो, यहां भी ध्यान दो कि हम क्या करेंगे, यहां देखो कि लेमडा भी बाहर ले लेंगे या लेमडा की मीनिंग लिख लेंगे, लेमडा की वैल्यू लिख लेंगे, तो हो गया x अपान 4πε0 आर क्यूब, और लेमडा हो गया कैपिटल क्यू अपान 2πr, और ये सारे टर्म कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ओनली डीएल का हुआ। डीएल मीन्स रिंग की एक छोटी सी लंबाई, और इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का हुआ। तो देखो डीएल क्या था, इस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या हो गया कि हम रिंग की पूरी लेंथ लेंगे, इनकी रिंग का हम पेरीमीटर लेंगे, और रिंग का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है। तो सीधे सीधे हमने लिख दिया x 4πε0 आर क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब, और ये हो जाएगा 2πr, और ये हो गया 2πr, ये हो गया 2πr। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी उसे हमने लिख दिया 1/4πε0 x, ये x था, कैपिटल क्यू था। अब देखो ये r क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट होगा वो r है, तो कुल मिलाकर r की जगह हमने लिख दिया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है, देखो r हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यहाँ पावर 3 था तो सीधे हो गया पावर 3/2। तो कुल मिलाकर अगर हम फार्मूले को सिस्टमेटिक वे से लिखें, ये मिटाते हुए, उम्मीद है आप इसको राइट डाउन कर लोगे वीडियो को पॉज करके, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिला 1/4πε0 एक्स क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हो गया बेटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P on axis of the circular loop having total charge Q uniformly distributed on it। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, और ये डायरेक्शन हो जाएगी इस एक्स एक्सिस की दिशा में, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर एक्स एक्सिस को हम आई कैप कहें तो ये आई कैप लगा दिया, यहाँ एरो लगा दिया, और ये टोटल रिजल्ट हो गया। तो इस रिजल्ट को हम क्या पढ़ेंगे कि रिंग के सेंटर से एक्सिस पर एक्स पोजीशन पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और डायरेक्शन जो हो जाएगी एक्सिस के अलॉन्ग इधर हो जाएगी। अगर चार्ज
पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन इधर हो जाती, बस ये माइनस आई कैप हो जाता। तो ये हो गया। अब जरा एक बात देखो, ये तो रिजल्ट हो गया। अब वो कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन में कि एक्सिस के किस पॉइंट पर इस ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक्सिस के किस पॉइंट पर इनके एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो यहां पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकालना है। अब इसको निकालने के दो रास्ते हैं, या तो बहुत डीपली कैलकुलस का यूज करें या कैलकुलस और लॉजिक का यूज करें। तो देखो अगर हमने x को जीरो रखा, x को जीरो रख दिया, तो जब x को जीरो रखा तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चली आई, यानी कि रिंग के सेंटर पर रिंग के चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। नंबर वन। अब ध्यान दो कि ये फार्मूला या ये रिजल्ट सिर्फ रिंग के लिए ही नहीं है, जो भी फिगर रेगुलर हैं यानी कि जिनकी साइड यूनिफॉर्म है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, कोई भी फिगर जिसकी साइड इक्वल हो, उसके कॉमन सेंटर पर अगर उस फिगर में चार्जेस लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उस केस में उनके कॉमन सेंटर पर, जनरल सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, सिर्फ वो सर्कल का ही केस नहीं होगा। तो इस फार्मूले को आप दिमाग में रखो कि इफ देयर इज ए रेगुलर फिगर एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो एट इट्स कॉमन सेंटर, चाहे वो सर्कल की बात हो या किसी भी रेगुलर फिगर की बात हो। तो एक रिजल्ट ये भी हो गया। लेकिन ध्यान दो कि अगर x इन्फिनाइट हो जाए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस केस में भी e क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि रिंग के केस में फील्ड यहाँ तो जीरो होगी ही, फील्ड इन्फिनिटी पर भी जीरो होगी। तो नेचुरली फील्ड जीरो से बढ़ते बढ़ते कहीं मैक्सिमम होगी, फिर घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड एक ऐसा पॉइंट आएगा रिंग पर जहाँ उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उस फील्ड की पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन को निकालना जहाँ फील्ड मैक्सिमम होगी के लिए बड़ा ही इजी तरीका है कि हम इसको क्या करें, इसकी वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा निकालें। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन करना होता है। हम एक ही बार करके जीरो करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट पता है कि एक जगह मैक्सिमम आएगा, चूंकि शुरू में जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी जीरो आ रहा है, तो कहीं बीच में मैक्सिमम होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि देखो हम सिर्फ डायरेक्शन हमने हटा दिया और केयरफुली देखो डी अपन डी एक्स किया और जीरो कर दिया। तो डी अपन डी एक्स को हम जीरो करेंगे तो देखो ये जितने कांस्टेंट हैं, ये वाला या क्यू, ये सभी जीरो हो जाएंगे। तो इनको एक नाम दे दिया हमने के, क्यू 4πε0 को एक नाम दे दिया के, और हमें मिल गया डी अपन डी एक्स, और ब्रैकेट में एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो हम कुछ नहीं, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये तो जीरो हो ही जाएगा। जब यहाँ डिवाइड कर देंगे जीरो को के से तो रिजल्ट जीरो चला आएगा। तो हम क्या करें कि इसको डिफ्रेंशिएट करें, और डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके फिर देखें कि क्या आता है। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है, इसको जीरो कर दिया। डिफ्रेंशिएशन के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो इजी है लेकिन आपके टफ पड़ेगा, थोड़ा लेंदी लेकिन इजी वे में लेकर चलते हैं। इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो डी अपन डी एक्स, यहाँ मिला x, यहाँ मिला आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर -3/2, ये हमने जीरो कर दिया, नया कुछ नहीं किया, हम इसको ऊपर ला दिए, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, प्लस इसको छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और पूरे को जीरो कर देंगे। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 चला आया, इसको छोड़ दिया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस, अब इसको छोड़ देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर यहाँ चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये प्रोसेस आप थोड़ा जानो
तो पावर यहाँ चली आई -3/2 और इस पर पावर एक कम हो गई तो हो गया r² x² पावर -5/2। यहाँ -1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 हमने घटा दिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x² को किया तो हो गया ये 2x और ये हो गया 0। तो इतनी बातें हो गई। अब जरा देखो, देखो बेटा, ये x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह x हो जाएगा x², ये माइनस यहाँ चला आएगा, इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो सीधे मिल गया 1/r² x² पावर 3/2 -3x² और ये नीचे चलाएगा तो हो जाएगा r² x² पावर 5/2, ये हो गया 0। ये पूरी चीज हो गई 0। अब यहां से इस टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को तो यहां चलाएगा 1, ये हो जाएगा -3x² और यहां नीचे चलाएगा r² प्लस x², ये हो गया 0। एलसीएम लो, ये इधर चलाएगा तो r² प्लस x² -3x², ये हो जाएगा 0। 2x² इक्वल्स r², तो x हो जाएगा r/√2। तो हो गया x इक्वल्स r/√2। मैं जरा मिटाता हूं। तो ये रिजल्ट बेटा आ गया कि x बराबर r/√2, यानी कि यहां से अगर इस पॉइंट P को x माने और ये दूरी हो जाए r/√2 तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कितनी होगी हम नहीं निकाल सकते हैं। गिवन फार्मूला में x हम रखेंगे r/√2 तो फील्ड की वैल्यू चली आएगी। ये मैं छोड़ दे रहा हूं। इसका अगर ग्राफ बनाए, मैं ग्राफ की डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, तो देखो ये x हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये ग्राफ रफली कहीं ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x पर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फिनिटी भी 0 होगी और ये E की मैक्सिमम वैल्यू है, E की ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हो जाएगा r/√2। ग्राफ ऐसा ही क्यों बनेगा, इसके बारे में मैंने स्लोप के नेचर के हिसाब से पुराने वीडियो में डिटेल बताया है। फिलहाल यहाँ मेरा वो टॉपिक नहीं है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ई मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पर, r/√2 दूरी पर। फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये वो सिंपल है। फील्ड के फार्मूले में मीन्स ई बराबर 1/4 qx r² प्लस x² पावर 3/2। इसमें x के प्लेस पर आप r/√2 रख दो, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस पर ये बन गया। इसी क्वेश्चन पर एक रफली क्वेश्चन ऐसे भी आता है और ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने दिया था, लंबा क्वेश्चन है जो पुराने ज़माने में आता था, जिसको सॉल्व करना होता था। पहले उन्होंने ये पूछा था कि सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक्स पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो, तो आपने निकाल लिया। तो उन्होंने कहा कि E बराबर हो जाएगा 1/4 qx r² x² पावर 3/2। फिर उन्होंने पूछा कि अगर x बहुत छोटा है r से, अगर x बहुत छोटा है r से और पॉइंट P पर अगर हम कोई निगेटिव चार्ज रख दें, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि रिंग है, ये कोई पॉइंट P है, दूरी x है, यहां पर एक -q चार्ज रख दिया जा रहा है और इस पर टोटल चार्ज कितना है, +q है। और शर्त दे दिया
कि x बहुत छोटा है r से, ये दूरी बहुत कम है इस रेडियस से, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। ये चार्ज शुरू में रेस्ट में है, इसे छोड़ दें तो हमें बताना है कि ये SHM करेगा। तो अगर ये SHM करेगा तो उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसमें चार्ज Q है, जिस रेडियस कैपिटल R है। इससे सेंटर से x पोजीशन पर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर कोई चार्ज माइनस Q है और ये पोजीशन x है। हमें ये बताना है कि अगर x बहुत छोटा r से, यानी कि ये दूरी बहुत कम है रेडियस की तुलना में, और इस माइनस Q को छोड़ दिया जाए तो ये इस पॉइंट के आगे पीछे यानी कि सेंटर के टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन करेगा, मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो लॉजिकली ये बिल्कुल SHM करेगा। देखो यहाँ फील्ड किधर थी, इधर थी, फोर्स किधर था, इधर था, चार्ज किधर था, इधर था, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ आएगा फोर्स जीरो हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो फील्ड इधर होगी, फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ चला आएगा। यानी कि पॉइंट O के टू एंड फ्रो एक बिल्कुल उम्मीद है कि SHM करेगा और हम उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो हम करेंगे क्या, पहले हम इस माइनस Q पर फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ Q x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2। और फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। तो फोर्स चूंकि पोजीशन का उल्टा है, इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस साइन रख दे रहे हैं कि जो भी फोर्स है ये पोजीशन का अपोजिट है। यहाँ पर पोजीशन की डायरेक्शन ये है और फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स और पोजीशन अपोजिट हो गई। अब उन्होंने दिया है इस रिलेशन का यूज करो कि x बहुत बहुत छोटा है r से, तो हम एक काम करें, x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें, सॉरी r स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर दें। तो r स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या चलाएगा, माइनस क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r स्क्वायर बाहर हो तो 2 कट जाएगा, पावर 3 यानी कि r क्यूब बाहर चलाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो बेटा x बहुत छोटा है r से, तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा 1 से, तो कुल मिलाकर इसको हम इग्नोर करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, इनकी इसके जगह हम सिर्फ लिख देंगे 1, इनकी छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर जो फोर्स होगा, जो F होगा, वो हो जाएगा माइनस क्यू एक्स 4 पाई आर क्यूब 4 पाई सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। हमने इसको इग्नोर किया 1 के रिस्पेक्ट में, तो छोड़ गया, तो इतना हो गया। अब जरा ध्यान दो, हम इस चार्ज पार्टिकल के मास से जब इस फोर्स को डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मान लो इस माइनस क्यू का मास m है, तो जो एक्सेलरेशन को अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं तो अल्फा हो गया F बाई एम, मीन्स क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब m। दिस इज द एक्सेलरेशन of this charge minus q towards mean position। अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा सिंपल करो तो इस सारे टर्म क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम ये सभी कांस्टेंट हैं, तो अल्फा हो जाएगा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस हटा दो, ये माइनस एक्स। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आपको मिला अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। इनके एक्सेलरेशन और पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों की डायरेक्शन क्या उल्टी है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल करती है कि जो माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास m है वो O के टू एंड फ्रो आगे पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। तो उस केस में
ये जो कांस्टेंट होता है हमेशा ही ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। अब यहाँ से हम बेटा क्या करें, ओमेगा निकाल लें, तो ये हो जाएगा रूट। ओमेगा को हम लिखते हैं अगले स्टेप में, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी। तो टी चला आया 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम अपॉन क्यू क्यूब। तो ये चला है। अगर आप इसे और थोड़ा सिंपल करना चाहो, ये आंसर हो गया, लेकिन अगर आप इसे और सिंपल करना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा, t बराबर 2 पाई भीतर ले जाओ तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पहले से है तो 16 पाई क्यूब हो गया, पाई स्क्वायर और पाई मिलकर पाई क्यूब हो गया, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम अपॉन क्यू क्यूब। ये हो गया। तो ये हो गया इसके टाइम पीरियड की वैल्यू। ओके, तो देखो आज के वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और उसकी कई अप्रोचेस को आगे चलते चलते मैंने बताया। तो ये हो गया बेटा आज के वीडियो का सब कुछ। अगले वीडियो में फिर हम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, उसका एक्सटेंशन करेंगे और वहाँ भी इसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के बेस पर नए फील्ड निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को लेकर उस एप्लीकेशन को बताएंगे। तब तक ले बेटा महादेव।